नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, कल यानी रविवार को मैं हमारे दोस्त धीरेन्द्र पुंडीर से उनके यूट्यूब चैनल के लिए एक पॉडकास्ट कर रहा था और जो बातें चल रही थी उसमें उन्होंने एक अच्छा सवाल पूछा जो मीडिया में थोड़ा थोड़ा चर्चा हो रही है, डिबेट हो रहा है कि आगे चलकर इंडी अलायंस का क्या होगा। इंडी अलायंस का मतलब आप जानते हो कि 2023 में साढ़े 2.5 साल पहले जब नीतीश कुमार ने पहल की थी, एनडीए से हटकर वो लालू प्रसाद के साथ गए थे और लालू प्रसाद से जाकर मिलने के बाद उन्होंने ममता दीदी, लालू प्रसाद या उद्धव ठाकरे, बहुत सारे अखिलेश यादव, इनसे मिलकर एक मोदी के खिलाफ देश व्यापी एक गठबंधन खड़ा करने की, मोदी को हराने के लिए एक गठबंधन खड़ा करने की कोशिश की थी जून 2023 में। लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं। आखिर ऐसी स्थिति आ गई कि खुद नीतीश को ही वो गठबंधन बनते बनते उससे बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि उसका कोई लीडर तय नहीं हुआ, उसका कोई संयोजक तय नहीं हुआ, उसका कोई एजेंडा तय नहीं हुआ। बस मोदी को हराना है, एक लाइन। इसके लिए ये सब देश भर के कुछ 25-28 दल इकट्ठा हुए थे और आगे चलकर क्या हुआ। ठीक है, मोदी जी का बहुमत चला गया 2024 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन फिर भी तीसरी बार नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गए और नीतीश भी उनके साथ थे, नायडू भी उनके साथ थे। फिर जो इंडी अलायंस के जो कुछ नेता और पार्टियां थी वो आशा लगाकर बैठ गई थी कि आज या कल नीतीश और नायडू निकल कर आ जाएंगे और मोदी सरकार गिर जाएगी, हम सरकार बनाएंगे। ऐसी ही इंडी अलायंस बाद में हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और अब बिहार के चुनाव में बुरी तरह से हार गई। अगर बच गए तो कश्मीर में, जहां इंडी अलायंस का कोई ठिकाना नहीं है, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अब्दुल्लाओं की पार्टी है, और झारखंड में हेमंत सोरेन के मेहरबानी से कांग्रेस के 2-4 लोग निकल कर आए और बीजेपी सत्ता नहीं पा सके। तो ये दो अपवाद हम अगर छोड़े तो 6 में से 4 जगह बीजेपी अच्छी तरह से जीत गई और उनमें 3 जगह बीजेपी के ही मुख्यमंत्री बने। तो इसलिए अब ये चर्चा चल रही है कि जिस ढंग से इंडी अलायंस नाम का गठबंधन चलाया जा रहा था, जो अस्तित्व में है ही नहीं, क्योंकि ऐसा गठबंधन जिसका कोई सेक्रेटरी नहीं है, जिसका कोई संयोजक नहीं है, जिसकी कहीं बैठकें नहीं होती, जहां कोई विचार विमर्श नहीं होता, ना पार्लियामेंट के सेशन के लिए कुछ एजेंडा तय होता है, ना कुछ प्रोग्राम बनाया जाता है। बस अचानक कभी राहुल गांधी के दिमाग में आ गया कि वोट चोरी का मामला है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, तो राहुल गांधी निकल पड़ते हैं और जहां जहां वो आंदोलन करेंगे वहां का क्षेत्रीय दल अगर इंडी अलायंस का हिस्सा खुद को मानता है तो राहुल गांधी के साथ आ जाएगा। तो राहुल गांधी के दिमाग में जो कुछ चल रहा होता है उसको इंडी अलायंस बोला जाता है। कोई पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी भी इंडिया अलायंस को सीरियसली नहीं लेती। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे नहीं लेते, शरद पवार नहीं लेते, बिहार में तेजस्वी यादव, या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, या बंगाल में ममता दीदी, या तमिलनाडु में स्टालिन, कोई सीरियसली नहीं लेता। हाँ, लेकिन एक जगह इंडी अलायंस पक्की है और बड़ी तगड़ी है, वो है मीडिया। मीडिया में ये भ्रम फैलाने की कोशिश लगातार हो रही है और असलियत में देखो तो इंडी अलायंस ये मीडिया की, सेकुलर लिबरल मीडिया की दिमाग की उपज है, उनका ही बच्चा है। उन्होंने, उनका बच्चा राहुल ने अपने गोद में लिया है, कांग्रेस ने अपने गोद में लिया है, और कांग्रेस इस इंडी अलायंस नाम के बच्चे की, लावारिस बच्चे की
भरण पोषण कर रही है। तो सवाल ये है कि अब लगातार चौथी हार के बाद, और उसमें सबसे अगर इंपॉर्टेंट हार किसकी है तो वो कांग्रेस पार्टी की है, क्योंकि हर जगह चुनाव में लीड लेने की कोशिश, नेतृत्व करने की कोशिश राहुल गांधी ने की थी। और इसलिए बिहार की भी हार तेजस्वी की होने के बजाय राहुल गांधी की है, क्योंकि राहुल गांधी ने ये माहौल बनाने की कोशिश की थी। और राहुल गांधी के साथ साथ लिबरल और जो सेक्युलर मीडिया है, पत्रकार संपादक है, उनकी ये उपज है। और अगर हार हो गई होगी तो इन लोगों की हुई है, ना कि तेजस्वी की हुई। शायद तेजस्वी अकेले अपने बलबूते पर लड़ते तो इससे भी ज्यादा सीटें लेकर आते। ये अब आहिस्ते आहिस्ते बहुत सारे पत्रकार भी बोलने लगे, लेकिन बेचारे मोह माया में फंस गए और इंडी अलायंस और राहुल गांधी के पीछे घसीटते चले गए। तो धीरेन्द्र पुंडीर के साथ इंडी अलायंस का INDA जो नाम है, उस गठबंधन का भविष्य क्या है, ऐसा सवाल धीरेन्द्र ने मुझे पूछा। तो बोलते बोलते मेरे दिमाग में जो कुछ आया वो मैंने उनके वीडियो में कहा, लेकिन उससे ही मेरा आज का विषय निकल आया है कि मुर्दा घर में एक लावारिस लाश पड़ी है, और वो लाश मांगने के लिए, उस पर दावा करने के लिए कोई वो लाश उठाने के लिए आगे नहीं आ रहा है। ये जो सिचुएशन हम हर जगह देखते हैं, देश में शायद सैकड़ों मुर्दा घर है, हर बड़े शहर में दो दो तीन तीन भी मुर्दा घर होते, छोटे मिडिल टाइप के शहर होते हैं, उधर भी पोस्टमार्टम के बाद एक्सीडेंट की बहुत सारी लाशें मरी हुई पार्थिव पड़े होते हैं। वो किसकी है उसका पता नहीं, उसके पास कोई आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट नहीं मिलता। तो मुर्दा घरों में कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, हफ्तों के लिए ऐसी लाशें रखी जाती है जिनको लावारिस लाशें कहा जाता है। उनका कोई वारिस नहीं होता, या उनकी अंत्येष्टि करने के लिए कोई रिश्तेदार आगे नहीं आता। ऐसी बहुत सारी लाशें मुर्दा घर में पड़ी रहती है। हाँ, उनको कोई कागज चिपकाया, लेबल चिपकाया रहता है पैरों के अंगूठे में कि ये कहाँ मिली, उसका नंबर क्या है, बॉडी का नंबर क्या है, वगैरह वगैरह लिखा होता है, लेकिन नाम वगैरह नहीं होता। तो ये अगर आप समझो तो एक बात साफ है कि इंडिया अलायंस अगर मर गई है या मरने वाली है तो उसकी लाश भी ऐसे ही पॉलिटिकल मुर्दा घर में जाकर पड़ेगी कि जहां उसको क्लेम करने वाला, उसकी अंत्येष्टि करने वाला कोई नहीं होगा। यही इंडिया अलायंस का भविष्य है। 2024 के लोकसभा चुनाव को अब 1.5 साल हो चुका है, पार्लियामेंट का 5 में से 1.5 साल का समय बीत चुका है। शीतकालीन जो सेशन है पार्लियामेंट का वो आने वाला है, शुरू होने वाला है, और अभी भी मोदी अच्छी तरीके से गवर्नमेंट चला रहे हैं, और कोई दूसरी पार्टी उनको चैलेंज करने की सिचुएशन में नहीं है। इंडी अलायंस तो एकजुट होकर पार्लियामेंट में अच्छा विपक्ष बनने की कोशिश भी नहीं कर रही है। इंडिया अलायंस की बात छोड़ो, कांग्रेस की हालत क्या है? कांग्रेस भी किसी भी विषय पर अपना कोई कार्यक्रम, अपना कोई एजेंडा तय नहीं कर पा रहे। मनीष तिवारी हो, शशि थरूर हो, या और कुछ लोग हो, वो अपने तरीके से अपनी इज्जत बचाने के लिए राजनीति करते रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी के पीछे भागकर अपनी भी जो कोई बची कुची इज्जत है वो निकल जाएगी, इस डर से वो डरे हुए हैं। और इसलिए इंडिया अलायंस तो दूर की बात है, कांग्रेस की हालत इतनी पतली है कि राहुल से कांग्रेस संभल नहीं रही है और कांग्रेस से राहुल नहीं संभल पा रहा है। तो सबसे बड़ी पार्टी होकर कांग्रेस इंडी अलायंस को संभालेगी या आगे लेके जाएगी, उसकी गारंटी कौन दे सकता है? और इसलिए मैं मानता हूं कि इंडी अलायंस नाम की या तो कोई चीज है नहीं, या तो ये अधमरी लाश है, वेंटिलेटर पर है। तो धीरेन्द्र पुंडीर को जो सवाल था मुझे कि इंडी अलायंस का भविष्य क्या है,
तो मैंने कहा कि जो चीज अस्तित्व में नहीं है उसका कोई भविष्य नहीं होता, जिसका कोई भूत नहीं, जिसका कोई वर्तमान नहीं, उसका भविष्य कैसे हो सकता है। और दूसरी बात, अगर आप इंडी 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 या INDIA गठबंधन ऐसी बात आप कर रहे हो, तो राहुल गांधी की पदयात्रा छोड़कर उसका कोई अस्तित्व लोगों ने देखा तक नहीं है, उसका कोई एजेंडा नहीं है, उसका कोई मैनिफेस्टो इतने चुनाव हुए 6-7, उसमें कभी सामने नहीं आया। हाँ, जिस समय राहुल गांधी जिस मंच पर खड़े होंगे और बकवास करेंगे, वही तो मैनिफेस्टो होता है, वही तो एजेंडा होता है, वही प्रोग्राम होता है। तो इंडिया अलायंस का भविष्य ढूंढने निकलने से पहले मैं मानता हूं कि जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, पत्रकार है, संपादक है, उनको पहले देखना पड़ेगा कि और एक बेवारिस लाश पॉलिटिकल मुर्दा घर में पड़ी हुई है, जिसका नाम है UPA, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसने इस देश में 10 साल सरकार चलाई थी, जिसके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे। मनमोहन सिंह तो कठपुतली थे, ये अलग से बताने की जरूरत नहीं। उनको सामने मुखौटा बनाकर राहुल गांधी की माताजी सोनिया गांधी कठपुतली सरकार चला रही थे, ये सब जानते हैं, ये बोलने की जरूरत नहीं है। और आज भी अगर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे है, तो उनको पता नहीं है कि कांग्रेस के अध्यक्ष का काम क्या होता है। और इसलिए कोई पूछता है कि इसके बारे में कांग्रेस क्या करेगी, तो बेचारे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि हाईकमांड तय करेगा। और हाईकमांड कौन है, इसका जवाब तो है नहीं। यानी हाईकमांड यही एक भ्रामक कल्पना है। तो कांग्रेस UPA नहीं चला पाई, 10 साल सरकार चलाई, लेकिन UPA नहीं चला पाई। और 2014 में बुरी तरह से कांग्रेस हार गई। 2004 से लेकर 2014 तक जो एक जमावड़ा, एक गठबंधन देश पर सरकार चला रहा था, सत्ता चला रहा था, आज उसका क्या हुआ उसका किसी को भी पता नहीं है, किसी को भी परवाह नहीं है। हमने कभी सुना नहीं। जब 2004 का चुनाव था, उसमें UPA गठबंधन बनाकर सोनिया की नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, और बाद में कौन बीजेपी से या NDA से ज्यादा सीटें मिलने के कारण उस गठबंधन की नेता सोनिया गांधी को राष्ट्रपति ने इनवाइट किया था। उन्होंने मनमोहन सिंह का चेहरा आगे किया, सरकार बनाई, 10 साल सरकार चली। 2009 का चुनाव भी UPA लड़ी थी, कुछ पार्टियां साथ होकर लड़ी थी। तो उस UPA का क्या होगा, हुआ कभी इस पर चर्चा होती है? 2014 के बाद भी UPA की कम से कम कुछ मीटिंगें होती थी, सोनिया गांधी मीटिंग बुलाती थी। एक तरफ नायडू, एक तरफ शरद यादव, एक तरफ शरद पवार, ऐसे लोग हमें दिखाई देते थे। पिछले 8-9 साल में, 7 साल में हमने कभी सोनिया गांधी ने मीटिंग बुलाई है देखा तक नहीं। और 2024 आते आते लोग UPA शब्द ही भूल गए। तो क्या मर गई UPA? क्या कभी बर्खास्त हुई? क्या कभी सोनिया गांधी ने या UPA में समाविष्ट कोई पार्टी ने UPA विसर्जित की ऐसा हमने सुना है? नहीं सुना है। तो UPA का क्या हो गया? UPA है कहां, कहां गायब हुई? कोई मरता है तो उसका मुर्दा मिलता है ना, अगर नहीं मिला तो ढूंढा जाता है। यहाँ UPA नाम की कोई चीज थी, वो मर गई, तो उसका मुर्दा तक कोई ढूंढ नहीं रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि 10 साल जिस एंटिटी ने, जिस रचना ने, जिस गठबंधन ने इस देश पर राज किया, वो था ही नहीं, वो गायब हो गया। बिल्कुल नहीं। उसकी लाश पॉलिटिकल मुर्दा घर में पड़ी हुई है, और कोई वो लाश उठाने के लिए नहीं आ रहा है। इतने में राहुल गांधी ने एक नई लाश, अधमरी लाश, जिसका नाम INDIA इंडी अलायंस है, वो बना दी है। शायद अगले लोकसभा चुनाव आने तक ये नई लाश
उस पॉलिटिकल मुर्दा घर में आकर पड़ेगी और उसको भी उठाने वाला या उस पर क्लेम करने वाला कोई नहीं होगा। यही मेरा जवाब था। वो जरा डिटेल समझाने के लिए मैंने पॉलिटिकल स्थिति क्या है। आज अगर चर्चा हो रही है कि बिहार चुनाव के बाद और बिहार में बुरी तरह से राहुल और तेजस्वी की हार के बाद क्या हो रहा है, इस पर जो डिबेट चल रहे है उसका सीधा साधा उत्तर जवाब यही है कि पॉलिटिकल मुर्दा घर में जहां यूपीए की लावारिस लाश पड़ी है, वही आईएनडीए इंडी अलायंस की लाश जाकर पड़ेगी और क्लेम करने वाला कोई नहीं होगा। अगर मीडिया में बैठे सेक्युलर और लिबरल पत्रकारों को उसकी अंत्येष्टि करनी है तो जरूर जाए और पॉलिटिकल मुर्दा घर से ये यूपीए की लाश पहले उठाए और उसकी अंत्येष्टि करे। दोस्तों, मैं यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।